Hello everyone, welcome to SK Learn. Today we will discuss remaining part of the previous lesson, that is cell shape, size and number. First of all, we will discuss about the cell size and shape. Cells shows variation in their shape and size depending on their function. They may be oval, spindle shape, spherical, etc. सेल के शेप एंड साइज किस तरह की होगा ये फंक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है। सेल के शेप में भी ओवल हो सकते हैं या स्पिंडल शेप या तो स्पेरिकल। जो भी शेप है ये उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग ही तय होता है। In the living organism, the cell size may be as small as a million of meter or may be as large as a few centimeter. Usually, all the cells are microscopic in size and are not visible to the naked eye. लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल का साइज 1 मीटर से लेके 1 लाख जितना छोटा हो सकता है या कुछ सेंटीमीटर जितना बड़ा भी हो सकता है। आमतौर पर सभी सेल का शेप माइक्रोस्कोपिक होती है और नेकेड आई में दिखाई नहीं देती है, जो कि हम खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे सेल साइज के बारे में। Most of the cell range in size from 5 micrometer to 15 micrometer. Mycoplasma, the smallest cell, are only 0.3 micrometer in length, while bacteria could be 3 to 5 micrometer. सेल की ज़्यादातर साइज 5 माइक्रोमीटर से लेकर 15 माइक्रोमीटर तक होती है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल है, उसका लेंथ सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर होता है, जबकि बैक्टीरिया का साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर के रेंज में आता है। ह्यूमन आरबीसीज आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ह्यूमन का जो आरबीसी है उसका डायमीटर 7 माइक्रोमीटर छोटा है। द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिज्म इज माइकोप्लाज्मा और PPLO, प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। Mycoplasm is the smallest cell organism or mycoplasm are the smallest cell wall free living prokaryotes. It belongs to class molecules and 1843 में पास्चर ने माइकोप्लाज्मा को फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया था when he was studying the causal organism of Pleropneumonia in cattle, and Pleropneumonia is highly contagious disease of cattle. लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है ओस्ट्रिक का एग, और ओस्ट्रिक एग और अनफर्टिलाइज एग ऑफ ओस्ट्रिक इज द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल है नर्व सेल। नर्व सेल सबसे लंबा है, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल है सबसे लंबा सेल है नर्व सेल। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन साइज ऑफ सेल एंड बॉडी साइज। सेल के साइज और बॉडी के साइज के बीच कोई संबंध नहीं है। बॉडी साइज इज लार्जर और स्मॉलर डिपेंडिंग अपॉन इट्स नंबर ऑफ सेल, नॉट साइज ऑफ सेल। अगर हम हाथी और चींटी का एग्जाम्पल लेते हैं तो हाथी इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू चींटी, एज चींटी हैज ए लेसर नंबर ऑफ सेल एज कम्पेयर टू हाथी। अभी हम देखेंगे सेल शेप के बारे में। सेल में बी डिश लाइक, पोलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर, एंड द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। सेल के शेप पोलीगोनल हो सकते हैं या तो कॉलमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इरेगुलर भी हो सकते हैं। ये जो शेप का जो डिफरेंट शेप है उनके, ये उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग ही तय होता है। The components of the cell are enclosed in a cell membrane. These membrane provide shape to the cell of animal and plants. सेल के एक्वस कंपार्टमेंट को कवर करती है सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये भी सेल के शेप को मेंटेन और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है और सेल मेम्ब्रेन के अलावा और एक लेयर प्रेजेंट रहता है जिसे कि हम सेल वॉल बोलते हैं। एंड सेल वॉल सेल के शेप को स्ट्रॉन्ग और रिजिड प्रोवाइड करती है।
प्लांट सेल को स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड प्रोवाइड करती है ताकि उसका फिक्स शेप बनी रहे। Some cell can change their shape, amoeba and WBC, but plant and animals have fixed shape. कुछ सेल अपने शेप को बदल सकते हैं, जैसे कि एमोइबा एंड डब्ल्यूबीसी में देखा जाता है। वो सीडोपोडिया फॉर्म करते हैं, उसे एमोइबॉइड सेल भी कहते हैं क्योंकि वो सीडोपोडिया फॉर्म करता है। एंड सीडोपोडिया फॉर्म करने की वजह से जो जब सीडोपोडिया कंट्रैक्ट और रिट्रैक्ट होगा तो उसके लिए उनके शेप भी चेंज होता रहता है। एंड सीडोपोडिया की वजह से ही वो लोग फीडिंग और लोकोमोशन कर पाते हैं। लेकिन प्लांट एंड एनिमल का जो शेप है वो फिक्स होता है, उसका फिक्स शेप बना रहता है हर टाइम, उसका शेप चेंज नहीं होता है। नाउ we'll discuss different shape of cell and their function. फर्स्ट हम देखेंगे फैट सेल सर्कुलर होते हैं क्योंकि उनके अंदर वो एडिपोज, उसे फैट सेल को एडिपोज सेल भी कहते हैं। उनके अंदर वो लिपिड एंड ट्राइग्लिसराइड को स्टोर करते हैं। एंड एडिपोज जो सेल है इट इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू एंड इट कंपोज ऑफ लिपिड रिच सेल कॉल्ड एडिपोसाइट and it provide or it store energy in the form of lipid and triglyceride. फैट सेल के अंदर ट्राइग्लिसराइड एंड लिपिड स्टोर होते हैं जो कि एनर्जी का सोर्स है। ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। जब लिपिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड बर्न होता है तो हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। नेक्स्ट है ब्रांच है, ये सेकंड नंबर में है न्यूरॉन और नर्व सेल जो कि ब्रांच, इलोंगेटेड ब्रांच एंड फाइब्रस होते हैं। एंड न्यूरॉन आर द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करता है एंड इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को पास होता है इनकी फाइब्रस एंड लॉन्ग नेचर होने की वजह से। थर्ड में है ये एमोइबा है जिनका शेप इरेगुलर है। इसका इरेगुलर शेप उनके सीडोपोडिया की वजह से होता है एंड उनका शेप हमेशा हर टाइम चेंज होता रहता है। जब उनका जो सीडोपोडिया है ये कंट्रैक्ट और रिट्रैक्ट करता है, इसलिए उनका शेप भी कंट्रैक्शन और सीडोपोडिया के कंट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन होने की वजह से उनका शेप भी हर समय चेंज होता रहता है। ये है स्पर्म सेल जिसका शेप की स्पाइरल होते हैं एंड स्पर्म सेल में टू मेन पार्ट होते हैं, हेड एंड टेल। एंड देयर जो भी स्पर्म सेल का ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है इसके फंक्शन के लिए ही ये डिजाइन किया गया है। एंड स्पर्म सेल का प्राइमरी फंक्शन है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए, जो कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होता है। और इसका काम है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ओवम में ट्रांसफर करने के लिए। इसलिए इसका जो शेप स्पाइरल होता है ताकि इजीली वो और क्विकली वो ट्रैवल कर सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। नेक्स्ट है मसल सेल है स्पिंडल एंड इलोंगेटेड शेप। एंड ये जो स्पिंडल शेप है ये अरेंज होता है बंडल्स में और फाइबर्स में, लाइनिंग ऑफ फाइबर लाइन में अरेंज होता है और उसका शेप स्पिंडल होता है। एंड मसल सेल जिसका शेप की इलोंगेटेड है, ये उनमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ मायोफाइब्रिल कंपोज करते हैं। एंड मसल सेल के कंट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन की वजह से और कंट्रैक्ट एंड एक्सपांड होने की वजह से ही हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म होता है। लास्ट में है रॉड शेप है बैक्टीरिया का, ये बेसिलस बैक्टीरिया का जिसका शेप रॉड और सिलिंड्रिकल होते हैं, इसे बेसिली भी कहते हैं। और बेसिलस भी एग्जाम्पल में लिया जाए तो ये बेसिलस एंथ्रासिस जो कि एंथ्रैक्स डिजीज करता है। एंड इसका जो शेप रॉड शेप होता है एंड बॉडी स्ट्रीमलाइन होते हैं एंड इसी शेप की वजह से ही ये इजीली स्विम कर सकता है।
अभी हम देखेंगे डिफरेंट शेप ऑफ सेल। फर्स्ट है स्किन सेल। स्किन सेल flat in shape gives protective layer of the body and helps them to cover large surface area. फ्लैट स्किन सेल हमारे बॉडी को एक सुरक्षा मत परत देता है एंड उसके फ्लैट होने की वजह से और उसके फ्लैट शेप की वजह से लार्ज सरफेस एरिया को कवर करने में हेल्प करता है, इजीली कवर कर सकता है फ्लैट नेचर की वजह से। सेकंड है मसल सेल। मसल सेल आर थीन एंड इलोंगेटेड। मसल सेल एक्सपांड एंड कंट्रैक्ट ड्यू टू इट्स थीन एंड लॉन्ग शेप। अपने थीन एंड स्पिंडल शेप के कारण एक्सपांड एंड कंट्रैक्ट कर सकता है और बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। Nerve cells are very long, fibrous and branch. Nerve cells have fiber that may be more than 1 meter long. Messages are passed from one nerve cell to another along this fiber. नर्व सेल में फाइबर होता है जो 1 मीटर से ज्यादा लंबा है एंड इसी फाइबर के द्वारा ही नर्व इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है। अभी हम देखेंगे डिफरेंट शेप ऑफ सेल एंड देयर फंक्शन। फर्स्ट है व्हाइट ब्लड सेल। White blood cell is a dish-shaped amoeboid with pseudopodia so that it can change their shape. WBC engulfs the foreign microorganisms that enter in the body. WBC और व्हाइट ब्लड सेल जो कि डिश शेप के होते हैं उसे एमोइबॉइड सेल भी कहते हैं क्योंकि वो सीडोपोडिया फॉर्म करता है एंड सीडोपोडिया के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन की वजह से हर समय उसका शेप चेंज होता रहता है एंड बॉडी में जो डिफरेंट और फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंट्री होती है तो उसी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जर्म को डिस्ट्रॉय करने में डब्ल्यूबीसी हेल्प करता है। डब्ल्यूबीसी 5 टाइप्स के होते हैं और इनका जो 5 टाइप्स ऑफ जो डब्ल्यूबीसी है इनका शेप भी डिफरेंट 5 डिफरेंट शेप के होते हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स, बेसोफिल एंड लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। इन्हीं सभी का जो फंक्शन अलग अलग होने के कारण उनका शेप में भी डिफर करता है। नेक्स्ट देखेंगे हम रेड ब्लड सेल। सर्कुलर एंड बाइकनकेव, इट पास थ्रू नैरो कैपिलरीज एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल सर्कुलर एंड बाइकनकेव होते हैं और इन्हीं शेप की वजह से उनका जो सरफेस एरिया है ज़्यादा होता है एंड ये इजीली एक कैपिलरी नैरो कैपिलरी में एक कैपिलरी से दूसरे कैपिलरी में घुस जाते हैं एंड बॉडी को ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ट्रांसफर करते हैं। Amoeba, one shell organism with no fixed shape. Its pseudopodia helps them to move and feed. एमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनका शेप इरेगुलर है। स्यूडोपोडिया, स्यूडो मीन्स फल्स एंड पोडिया मीन्स फीट। स्यूडोपोडिया फल्स फीट फॉर्म करता है एमीबा एंड उसके स्यूडोपोडिया के हेल्प से ही मूवमेंट एंड फीडिंग कर पाता है। Plant shell. Depending upon their function, plant cell may be rectangular, round or elongated in shape. उनके फंक्शन के आधार पर प्लांट सेल का शेप रेक्टेंगुलर, लॉन्ग और राउंडेड, elongated जो भी शेप है उनका ये फंक्शन के अकॉर्डिंग ही तय होता है। Plant cell located on the outer part of the stem give rise strength to the plant. प्लांट सेल के आउटर पार्ट में जो भी सेल होते हैं उनके स्टेम में वो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं एंड प्लांट्स हैव मेनी सेल व्हिच स्टोर फूड एंड वाटर फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट में कई सारे सेल होते हैं जो प्लांट के फूड एंड वाटर को स्टोर करते हैं एंड अल्टीमेटली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प करते हैं। Factors determining cell size.
अभी हम देखेंगे क्या क्या फैक्टर है जो सेल के शेप एंड साइज को निर्धारित करता है। फर्स्ट में हम देखेंगे रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी और रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सभी सेल समान रूप में इम्पोर्टेंट है, फिर भी कुछ सेल दूसरों सेल की अपेक्षा और दूसरों सेल की कंपैरिजन में मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव है। द मोर एक्टिव सेल आर स्मॉलर इन साइज, उनमें सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हाई रहता है और न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी बैलेंस में रहता है। इसलिए स्मॉल साइज सेल आर मोर एक्टिव देन लार्ज साइज सेल। इसलिए छोटा साइज का जो सेल है और छोटे सेल है उनका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू लार्ज सेल, एंड इसलिए स्मॉल साइज सेल इफिशियंटली वर्क कर पाते हैं और क्विकली उनका जो सभी मटेरियल से इजीली और डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है उनके बॉडी के अंदर। सेकेंड पॉइंट है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। इसको समझने के लिए हम ये टेबल रिफर करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कि जीन्स अगर एक सेल का जो साइज बड़ा होगा तो उसका जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है कम होगा, एंड छोटे जो स्मॉल साइज सेल का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा होगा, है ना। और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो गोज एंड डिक्रीजिंग एट द साइज ऑफ सेल इंक्रीजेस। सरफेस एरिया स्मॉल साइज सेल के सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हायर होते हैं। अगर हमें सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को हायर करना है तो सेल के साइज को स्मॉल करना होगा, स्मॉल साइज सेल के साइज को स्मॉल बनाना होगा। That's why the cell present in living organism are smaller in size so that more active और efficient in their function। अभी हम देखेंगे इसे समझने के लिए और एक बार इस डायग्राम को हम फॉलो करेंगे। तो इस टेबल में 3 क्यूब है, एक लार्ज साइज का है और एक मीडियम साइज का और एक स्मॉल साइज का। हम अभी देखेंगे लार्ज साइज सेल का। फर्स्ट केस में लार्ज साइज सेल का, लार्ज साइज सेल को हम एक लार्ज साइज क्यूब में कंपेयर करेंगे। तो ये आप देखो, फर्स्ट है लार्ज साइज क्यूब जिसका सभी साइड है 6 cm। तो अगर हम लार्ज साइज और बड़ा साइज वाला क्यूब का जो सरफेस एरिया निकालेंगे तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू 6 साइड। तो उसका 6 इंटू 6 साइड, तो उसका जो हुआ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू 6 साइड, उसका 216 हुआ। देन इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इस लार्ज साइज सेल का लेंथ भी 6 है, ब्रेथ भी 6 एंड हाइट भी 6 है। हमको पता है कि क्यूब का सभी साइड सेम है तो इसका लेंथ भी 6 cm होगा, ब्रेथ भी, हाइट भी, विड्थ भी, डायमीटर भी सभी 6 cm ही होगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम भी 216 हुआ। लास्ट में हम निकालेंगे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हुआ 1.0। नेक्स्ट देखेंगे मीडियम साइज सेल का, जिसका सभी साइड है 4 cm। तो इसका अगर हम निकालेंगे सरफेस एरिया तो 4 इंटू 4 इंटू 6 साइड, 6 इंटू 4 96 हुआ, और वॉल्यूम हुआ 4 इंटू 4 इंटू 4, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 64। एंड लास्ट में हम निकालेंगे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो कि 1.5 हुआ। एंड थर्ड केस में हम देखेंगे स्मॉल साइज सेल, जिसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो निकला है 3.0। मतलब उसका सरफेस एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू 6 साइड 24 है, एंड वॉल्यूम है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो कि 8 है, एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है 3। तो इस डायग्राम में हम देखें कि अगर सेल बड़ा होगा तो उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो छोटा होगा, एंड अगर सेल छोटा होगा तो उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बड़ा होगा।
एंड जो कोई भी सेल जिस मटेरियल का भी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बड़ा होता है, तो उसका जो बॉडी में सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ताकि अगर ऑक्सीजन और फूड बॉडी के अंदर जाता है तो क्विकली और इजीली डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड छोटा सेल इसलिए ज़्यादा इफिशिएंट होता है बड़ा सेल के कंपैरिजन में सभी फंक्शन को परफॉर्म करने में। थर्ड पॉइंट है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। The cell function by the coordinated activities of its different parts. Most important is the coordination between nucleus and cytoplasm. It means there is a nucleus inside the cell and nucleus cell के function को और different activity को control and coordinate करता है। अगर न्यूक्लियस स्मॉल होगा और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ज़्यादा एक्सटेंडेड रहेगा और या तो इंक्रीज होता रहेगा, तभी स्मॉल सेल जो एंटायर बिग साइटोप्लाज्म एंड देयर कंटेंट जैसे कि सेल ऑर्गेनेलिज है, उसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और एक छोटा सेल ज़्यादा अमाउंट का जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट रहता है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसलिए सेल के जो इफिशिएंट वर्क के लिए उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा होना चाहिए और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो में बैलेंस होना जरूरी है, तभी एक सेल अच्छे से और इफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएगा। फोर्थ नंबर पॉइंट है एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर मटेरियल टू रीच एवरी पार्ट ऑफ सेल। अभी हम पढ़ें कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो में जिस सेल का भी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा रहेगा तो वही सेल इजीली ऑक्सीजन एंड जो भी फूड मटेरियल है उसे डिलीवर करने में और उसे हर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत जल्दी और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। जैसे कि स्मॉल सेल का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा रहता है, इसलिए इजीली वो फूड को डाइजेस्ट कर सकता है एंड ऑक्सीजन और जो भी मटेरियल है फूड मटेरियल्स इजीली उसके हर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट रहता है, इसलिए उसका वही सेल मेटाबॉलिकली भी एक्टिव होता है एंड उसका क्विकली और इफिशिएंटली वो सेल परफॉर्म कर पाता है। 5 पॉइंट है सेल टू सेल एसोसिएशन। The cell to cell attachment is more important in multicellular organism, जो कि सेल को रिजिड करने में हेल्प करता है एंड सेल के शेप को भी रिजिड एंड फिक्स बनाता है। एक सेल जब दूसरे सेल से अटैच होते हैं तो उसका जब बहुत सारे सेल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो सेल का शेप भी बना रहता है एंड सेल का शेप फिक्स बना रहता है। एंड जैसे कि प्रोटीन है कैडहेरिन प्रोटीन, जो कि एक सेल से दूसरे सेल को अटैच करने में हेल्प करता है एंड इसी अटैचमेंट के वजह से वो लोग अच्छे से कोऑर्डिनेटली उनके फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। एंड ये जो 5 फैक्टर हम पढ़ें ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है सेल के शेप साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करने में, लेकिन सेल का जो ओवरऑल शेप एंड साइज है उनके फंक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है। थैंक यू।